Namaste, friends. Good evening, and welcome to today's yogic talk. और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लेशा। क्लेशा किस तरह से हमारे मन को इफेक्ट करता है, हमारी लाइफस्टाइल को इफेक्ट करता है, इस बात के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले योग की किसी भी बात के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले हम महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग की व्याख्या दी है, उनको याद करते हुए विल टेक द इन्वोकेशन मंत्र। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि दोनों हाथों को जोड़ के महर्षि पतंजलि को हम सब याद करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहु पुरुषाकाशधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं, प्रणमामि पतञ्जलिं, प्रणमामि पतञ्जलिं। Once again, नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, योग की जिन्होंने परिभाषा दी है वो पतंजलि महर्षि को याद करना बहुत जरूरी होता है। उनका ब्लेसिंग्स लेके जब हम कोई भी योगिक सेशन की शुरुआत करते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो जाता है और वो उसका आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट्स भी मिलता है। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस योगिक टॉक में मैं नीतल शाह, इंटरनेशनल योग इंस्ट्रक्टर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सबसे आज मिलके मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसी ही खुशी मिल रही होगी, या शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पे मुझे देख के कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि जब हम योगिक टॉक की बात करते हैं ना तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि कुछ भगवा पहन के कोई एकदम ऋषि मुनि आके हमें कुछ ज्ञान दे रहे होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ, बड़ी बड़ी जटाओं के साथ। तो ये नॉर्मल हम सबका क्या है, मेंटालिटी हो गई है कि योग मतलब एकदम ही योगी मतलब भगवा पहन के आया है और एक एक छवि ऐसी हमारे सबके मन में बैठ गई है। लेकिन व्हाट आई रिप्रेजेंट ओवर हियर इज हाउस होल्डर योगा। गृहस्थ जीवन में योग को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। योग जो है, जब एक गृहस्थ इंसान जो है वो योग को फॉलो करता है तो उसकी उन्नति बहुत अच्छे से होती है। He has fast progress in life and he turns out to be a very successful person. तो यहाँ पे मेरे साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब से मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि हम ये सेशन को थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगी, आप कुछ बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। और योग की जो परिभाषा है, यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे योगीज ज्वाइंट है, तो क्या आप मुझे थोड़ी सी योग की परिभाषा शेयर कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं योग की परिभाषा। कुछ कुछ ज्यादा अच्छे से क्या है योग, क्या है, इस बारे में हम थोड़ा सा शेयर करते हैं पहले, उसके बाद उसको डीप में देखेंगे। तो योग क्या है? कुछ कमेंट्स आ रही है, शायद मेरे तक पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती जाती हूँ, आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइएगा। तो योग की जो परिभाषा है उसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं।
एक्सेलेंस इन वर्क इज योग। योगः कर्मेषु कौशलम, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, कंट्रोल करना योग है। दूसरी उसकी परिभाषा हमें यह भी कहती है कि इनर पीस, कंसंट्रेशन इज योग। योग की बहुत सारी परिभाषाएं हैं और जितना आप योग के बारे में जानेंगे उतना आपको पता चलेगा कि योग जो है वो जीवन के हर एक पद पर आपको हेल्पफुल रहता है और आपका मार्गदर्शन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे योगा जो है, क्लासिकल योगा ऑफर्स अ फिलोसॉफी। क्लासिकल योगा की फिलोसॉफी है जिसमें इट टॉक्स अबाउट पुरुषा एंड प्रकृति। योग जिसके बारे में बात करता है उसमें क्या है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष इज द स्पिरिट, पुरुष, और प्रकृति मतलब मैटर। इस सृष्टि में जो भी चीज है वो सारे मैटर, उसमें मैं भी आ जाती हूँ। ह्यूमन बींग्स, ट्रीज, कोई भी आइटम है, एनी मैटर इज अ पार्ट ऑफ प्रकृति। एंड व्हाट योगा सेज इज कि हर एक मैटर जो है यूनिवर्स में, जो भी चीज है वो त्रिगुणों से बना हुआ है, 3 गुणों से बना हुआ है। ये कोई भी मैटर है। कौन से 3 गुण है? 3 गुण कौन से आते हैं हमारे? 3 गुण आते हैं सत्व, रजस, तमस। और हर एक चीज जो है वो इन 3 गुणों से बनी हुई है। वेरी नाइस उषा जी, योगः कर्मेषु कौशलम। शायद मेरे तक मैसेज पहुंचने में थोड़ी सी देर हो रही है, तो वेरी नाइस डेफिनेशन एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो योग में क्या बात करते हैं, प्रकृति जो है वो 3 गुणों से बनी हुई, हर एक मैटर से बनी हुई है। और कोई भी कार्य है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंसर। भोग जो आप So sorry friends, there was some technical issues जिसकी वजह से I got disconnected, but I'm back with you. तो दोस्तों यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे वो था एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंसर। कोई भी कार्य है उसमें 2 चीज आती है, एक तो जो इसका एक्सपीरियंस कर रहा है और जिसका आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। और हम लोग जो है वो एक्सपीरियंस करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि जो एक्सपीरियंसर है, जो इसका भोग कर रहा है, हम उसको भूल जाते हैं। हम हमारे एक्सपीरियंस को रियल समझ बैठते हैं, उसको ही सत्य समझते हैं। लेकिन जो इसका एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन कर रहा है इसका एक्सपीरियंस? आपका कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना इसका एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसे हम भूल जाते हैं। नमस्ते हिना जी,
नमस्ते वेरी मच। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसर की। तो जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो है आपका कॉन्शियसनेस, जो हमेशा हमारे साथ है। और जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो क्या होता है? घर है, मकान है, गाड़ी है, बहुत सारी एक्सटर्नल चीजें हैं जिसका आप एक्सपीरियंस करते हैं। और हम उसी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारा जो कॉन्शियसनेस जो हमारे साथ हमेशा है, हम उसको भूल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर कर रही हूँ। एक अमीर आदमी होता है, अ वेरी रिच बिजनेसमैन, जो एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करता है, बहुत सारा पैसा लेके ट्रैवलिंग करता है। तो एक बार वो क्या करता है कि एक सिटी से दूसरे सिटी वो बिजनेस के लिए जा रहा है। उसके पास बहुत सारा धन है और उसे पता है कि मार्ग में जो वो जिस रास्ते से जा रहा था वो डकैतों के लिए बहुत मशहूर था। इट वॉज फेमस फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लूटर्स, जो लुटारू होते हैं उनके लिए वो मशहूर था। तो वो आदमी क्या करता है, अपना सारा धन जो है उसे डायमंड्स में कन्वर्ट कर देता है। छोटे छोटे डायमंड्स कैरी करना इजी रहता है। और वो जब जा रहा होता है, रास्ते में उसको एक स्ट्रेंजर मिलता है, एक आदमी मिलता है। तो स्ट्रेंजर उसको बोलता है कि ये रास्ता जो है यहाँ पे बहुत डकैत है दोस्त, तो हम क्या करते हैं, तुम भी इसी मार्ग से जा रहे हो, मैं भी इसी मार्ग से जा रहा हूँ, तो हम दोनों साथ में चलते हैं। और इस तरह से दोनों मिलके रास्ता काट रहे होते हैं। शाम हो जाती है, दोनों थके हारे हैं और दोनों को नींद आ रही है। तो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि आधा टाइम एक जन सोएगा और दूसरा पहरा देगा, और बाकी का आधा टाइम दूसरा सोएगा और पहला वाला पहरा देगा। इस तरह से वो लोग डिसाइड करते हैं और बारी बारी दोनों पहरा देते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वो हर रोज करने लगे और धीरे धीरे उनका जो है जर्नी कटने लगी, आराम से कटने लगी, बिना हिचकिचाहट, बिना डर के कटने लगी। और जब पूरा उनका सफर कंप्लीट हो गया, तब वो जो स्ट्रेंजर होता है वो बिजनेसमैन से कहता है कि दोस्त, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मैं वही डकैत हूं जिसके लिए ये रास्ता डेंजरस गिना जाता है। मैं वही डकैत हूं जिसको पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन है और मैं तुम्हें लूटने के लिए ही आया था। लेकिन तुम जब सो रहे थे, मैंने तुम्हें पूरी ऊपर से नीचे तक तुम्हारा पूरा सामान, तुम्हारे पूरे कपड़े, सब कुछ मैंने चेक किया, लेकिन मुझे तुम्हारा धन नहीं मिला। तो तुमने वो धन कहाँ छुपा के रखा था? मुझे क्यों नहीं मिला वो? मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं अभी वो नहीं लूटूंगा। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने वो धन ऐसे कैसे कहाँ छुपा के रखा कि मुझे मिला नहीं वो धन। तो वो आदमी उसे जवाब देता है, बहुत ही मामूली सा जवाब है, बहुत इजी है। उसने कहा कि दोस्त, जब तुम सो रहे थे, बिजनेसमैन ने कहा कि दोस्त, तुम जब सो रहे थे, मैंने वो जो धन था, जो डायमंड्स थे, तुम्हारे ही पॉकेट में रखे थे, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे चेक करोगे, मेरे सामान को चेक करोगे, लेकिन तुम अपने आप को कभी चेक नहीं करोगे। तो यही बात हम सबके साथ दोस्तों अप्लाई होती है कि हम अपने अंदर जो अपने पास है उसको हम चेक नहीं करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास हमारी चेतना है, हमारा कॉन्शियसनेस है। हम किसको चेक करते हैं? हम चेक करते हैं बाहरी दुनिया को। हम बाहरी दुनिया में पीस ढूंढते हैं, प्यार ढूंढते हैं, सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं, हैप्पीनेस ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? बाहरी दुनिया में। लेकिन जो आपके साथ है, आपका कॉन्शियसनेस, उसे ही आप भूल जाते हैं। जो आपके साथ हमेशा था, आप अपने भीतर चेक करना भूल जाते हैं। कभी कभी हमारा कॉन्शियसनेस ज्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। और चेंजिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस अकर्स, ये कॉन्शियसनेस कभी ज्यादा कभी कम होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स इन आवर माइंड। हमारे मन में जो डिफेक्ट्स है उसकी वजह से हमारा कॉन्शियसनेस अप एंड डाउन होता है। थैंक यू उषा जी। यस, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत ही अच्छा मॉरल है इसका।
तो दोस्तों, जो ये डिफेक्ट्स होते हैं हमारे माइंड में, दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्शियसनेस है कभी कम कभी ज्यादा होता है, या फिर हमारे मन के ये डिफेक्ट्स जो है उसको हम कह सकते हैं क्लेशा, क्लेश। जो क्लेश की आज हम बात करने वाले हैं वो क्या है? आपके मन के जो डिफेक्ट्स है, और अगर आप ह्यूमन बीइंग है आपके मन में ये डिफेक्ट्स होंगे ही, बस हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और जब आप ये क्लेश को कम करेंगे तब आपका जीवन एकदम सुखी और संतुष्ट हो जाएगा। योग जो कहता है वो कहता है कि आप इन क्लेशों पे विजयी में अगर पा सकते हैं तो ही आप सही योगी बन सकते हैं। और योग हमें इन क्लेशों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमारा जो पतंजलि योग सूत्र है उसका चैप्टर 2 साधन पाद, उसका 3rd सूत्र क्या है? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशाः। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशाः। पतंजलि ऋषि ने इन 5 क्लेशों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। चैप्टर 2 के 3rd सूत्र में इन सब का वर्णन हुआ है, और इसके बाद वाले सारे सूत्र है वो भी इन्हीं 5 क्लेशों की डेफिनेशन बता रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अविद्या। अविद्या मतलब इग्नोरेंस। अविद्या मतलब वो BA MBBS की मैं नहीं बात कर रही हूँ। इग्नोरेंस जो हमारे माइंड में होता है वो अविद्या की मैं बात कर रही हूँ। हमेशा हम चीजों को जैसी है वैसी देखते नहीं है। हम चीजों को कैसी देखते हैं? जैसा हम उसको चाहते हैं हम उसको वैसे देखते हैं, और यही अविद्या है। हम चीजों को जैसा है वैसा नहीं देखते हैं, लेकिन हम उसको जैसा देखना चाहते हैं, हमें चाहिए कि वो कैसा है, उस हिसाब से हम उसको देखते हैं। अगर आपके घर में एकदम सुंदर सी क्रॉकरी है, कांच की है, आपको पता है वो कांच की है, वो गिरेगी, वो टूटेगी, आपको पता है। आपने जब उसको खरीदा था तब से आपको पता था कि वो गिरेगा तो वो टूटेगा, कांच की सुंदर क्रॉकरी है। लेकिन फिर भी जब वो गिरती है तो हमें दुख होता है, हमारा दिल दुखता है, और उसमें भी अगर किसी और ने गिराया है तो हमारा पूरा गुस्सा उसके ऊपर चला जाता है, हमें गुस्सा आता है। हमें पता था, इफ यू हैड एक्सेप्टेड द फैक्ट, रियलिटी को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, यही आपकी अविद्या है। हम चाहते हैं कि ये चीज जो हमारे पास है वो हमारे साथ हमेशा रहे। हमें जब पता है कि ग्लास का गुण है कि वो टूटेगा, वो इट इज अ फ्रेजाइल थिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट एंड यू नो दैट इट्स गोइंग टू ब्रेक। या तो आप ये फैक्ट एक्सेप्ट करके उसको खरीदिए या फिर स्टील का बर्तन खरीदिए, लेकिन एक कांच की क्रॉकरी के लिए अपने आप को दुखी करना ये अविद्या नहीं तो क्या है कि नहीं दोस्तों? दैट इज इग्नोरेंस, दैट इज इग्नोरेंस, दैट इज व्हाट महर्षि पतंजलि हैज डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। हम चाहते हैं कि चीजें हमेशा हमारे पास रहे। हम चाहते हैं कि एवरीथिंग हैज टू बी परमानेंट। मैंने फोन खरीदा, मैंने लैंप खरीदा, वो आज चल रहा है, वो कभी ना कभी बिगड़ेगा, और आपको इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना है। You have to accept the fact that things are not going to remain always with us. This is a materialistic world. ये जो दुनिया है वो बहुत materialistic है, and we have to be fully aware about it. हम चाहते हैं कि हर एक इंसान जो है वो हमारे साथ
एकदम अच्छे से नाइसली स्वीटली बिहेव करें। हमेशा हमें ऐसा ही चाहिए ना कि सब अभी यहाँ पे हाँ जी लिखते जा रहे हैं, तो यही चीज हमें चाहिए। यहाँ पे मेरी किसी भी बात को कोई काटेगा तो क्या होगा? मुझे दुख होगा, मुझे गुस्सा आएगा। आपको, आपके साथ अगर कोई भी गुस्से से बात करता है, रूडली बात करता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा अच्छा आपको? आपके साथ कोई अच्छे से बात नहीं करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे अविद्या आती है दोस्तों। आप भूल गए हैं कि वो सामने वाला इंसान है, वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो इंसान ही है। ही इज अ ह्यूमन बीइंग एंड इट्स अ ह्यूमन नेचर टू गेट एंग्री, टू गेट अपसेट, टू गेट डिप्रेस्ड, टू गेट रूड। इट इज द ह्यूमन नेचर। मनुष्य का स्वभाव है कि वो गुस्सा करेगा, वो खुश होगा, वो प्यार करेगा, वो नफरत करेगा। मनुष्य का स्वभाव है। अगर वो सामने वाला व्यक्ति मनुष्य है तो वो ये सब कुछ करेगा। लेकिन अगर वो ये करता है फिर भी हमें पता है, फिर भी हमें दुख लगता है, हमें दुख होता है, वो रूडली बात कर रहा है, हम सामने रूडली जवाब देते हैं। Isn't that अविद्या? Isn't that ignorance? आपको पता है कि वो गुस्सा कर सकता है, आज नहीं तो कल वो गुस्सा करेगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ले लीजिए, माँ बेटे का रिलेशन ले लीजिए, नेबर्स का रिलेशन ले लीजिए, कोई भी है, एनी रिलेशनशिप, इवन रास्ते पे चलता व्यक्ति भी आपके साथ लड़ सकता है। बट इफ यू रिस्पॉन्ड इन द सेम वे, वो उसने मेरे साथ रूडली बात की, मैंने भी उसके साथ रूडली बात कर ली, तो फिर फर्क क्या रहा? आप योगी कहाँ रहे? आपके पास विद्या है, आपको पता है कि वो रूडली बात कर रहा है, देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड इट, जस्ट फॉरगिव एंड फॉरगेट। योगा सेज सी थिंग्स एज दे आर, सी थिंग्स एज इट इज इन लाइफ, तो जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। ब्रिंगिंग अवेयरनेस इन लाइफ, इससे आपका सफरिंग कम हो जाएगा। हम हमेशा स्पिरिचुअलिटी को डिनाई करते हैं, हम हमेशा ईश्वर के अस्तित्व को क्वेश्चन करते हैं, हम हमेशा समझते हैं कि सब कुछ मैंने किया है, ये सब कुछ मेरा है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड इज द रियलिटी। लेकिन जब दुख पड़ता है, जब व्हेन देयर इज ट्रबल, हम दौड़े भागे चले जाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब चीज पे चले जाते हैं। अभी तक जिसको हम क्वेश्चन कर रहे थे, जब दुख आता है तब हम वहीं पे भागे चले जाते हैं। एक महान संत ने बहुत अच्छा दोहा दिया है जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दुख में सिमरन करे हर कोई, दुख में सिमरन करे हर कोई, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो always have the faith in the reality and always remember the supreme power। जो रियलिटी है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कीजिए, तो आपका जो भी सफरिंग है, दुख है, जीवन में कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक माइंड देयर इज मोर आइडेंटिफिकेशन। ये सारी मटेरियलिस्टिक जो थॉट्स होते हैं ना हमारे दिमाग में, उसकी वजह से आता है आइडेंटिफिकेशन। मैं, मेरा, आई, मी, मैं, ये भावना, और ये है अस्मिता। अस्मिता मीन्स ईगो। हमारा दूसरा क्लेश आता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। सो अस्मिता जो है वो हमारा दूसरा क्लेश है, और वो निकालना थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर अविद्या दूर हो गई है तो अस्मिता तो आसानी से दूर हो जाएगी। टू मच ऑफ ऑल दिस फीलिंग्स, मैं मी की भावना जितनी भी ज्यादा आपके अंदर है, उतना ज्यादा
आपको दुख पहुंचेगा, उतना ज्यादा आपका ईगो होगा, उतना ज्यादा आपका डिप्रेशन आएगा। एक आदमी था जो कहता था कि मुझे जीवन में सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, एक रेसिंग कार और एक सुंदर सी बीवी। मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। मुझे, मेरा ये जो थॉट है, ये उस आदमी को दुखी करने के लिए काफी है। जब उसने ये कहा कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तो जब ये दो चीजें उसे नहीं मिलेगी, तब सोचिए उसको कितना कितना दुख होगा। थैंक यू भावना बेन, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही बात है। और आपके प्रश्न भी दोस्तों आप यहाँ पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस। इट्स अ ओपन फोरम ओवर हियर। और जितना आप लोग कुछ पूछेंगे करेंगे, इसमें जो मैं बोल रही हूँ उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं करने का। एवरीवन हैज अ राइट टू अपोज व्हाट आई एम सेइंग। शायद मैं जो कह रही हूँ आप उससे कुछ अलग सोच रहे हैं, तो वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मे बी आई बी एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम द थॉट्स। इट्स ऑलवेज अबाउट लर्निंग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अस्मिता की, ईगो की। तो एक आदमी जिसने बोला कि मुझे जीवन में दो ही चीज चाहिए, एक रेसिंग कार और एक सुंदर सी बीवी। अगर दो में से एक चीज भी उसको नहीं मिलती है, तो सोचिए उसको कितना दुख होगा। और इसका कारण क्या था? अस्मिता, उसका ईगो है। एक आदमी की है ना, नई नई शादी होती है, पहले ही दिन वो अपनी बीवी को कहता है मुझे सारी चीजें टाइम पे चाहिए, एकदम टाइम टू टाइम। आई एम अ वेरी वेरी परफेक्ट पर्सन, मुझे डिले होना बिल्कुल पसंद नहीं है। बीवी ने कहा ठीक है। उसने कहा मुझे मेरा दिन की जो शुरुआत है वो टाइम पे हो जाए तो बस, बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे हर रोज सुबह 8 बजे नाश्ता करने की आदत है, तो बस तुम इतना कर लेना कि मेरे नाश्ते का टाइम तुम एडजस्ट कर देना। बीवी ने कहा ये तो बहुत ही आसान है, 8 बजे नाश्ता चाहिए, आप जितने बजे बोलो उतने बजे मैं आपका नाश्ता तैयार कर दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और बीवी ने इसी हिसाब से 2 साल तक लगातार टाइम टू टाइम उसको सुबह 8 बजे नाश्ता दिया। लेकिन उसके बाद उनका बच्चा हुआ। बच्चे का फीडिंग टाइम भी 8 बजे का, पति का ब्रेकफास्ट टाइम भी 8 बजे का। यहां से शुरू हुआ दोनों के जीवन का क्लेश। और यहाँ पे पति सिर्फ अपनी ईगो के कारण, अपने अस्मिता के कारण इस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाया, और यही छोटा सा रीजन बन गया उन दोनों के डिवोर्स का रीजन। अस्मिता, ईगो बहुत ही डेंजरस क्लेश है। पता ही नहीं चलता है कि कब हमारे मन में आ गया है और कब हमारा पतन होना शुरू हो गया है। कहते हैं लोग कि झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। तो अकड़ के नहीं रहना है दोस्तों, झुक के, क्योंकि हम जिंदा है, हम मुर्दा नहीं है। तो झुकने में कोई शर्म नहीं रखनी है। सब कुछ अपना ही है, अपने लोगों के साथ ईगो को कट करेंगे तो अच्छे से आप जीवन निर्वाह कर पाओगे। और थैंक यू वेरी मच सुवर्णा जी, आपने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बताया है कि यस, ये बात बिल्कुल सही है। और हमारा जो अभी हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्लेश की, वो है राग, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। आज का सेशन खत्म होगा तब तक मैं आपको 5 क्लेश के नाम याद करवा दूंगी, ये मेरा आपका वादा है। तो हमारा तीसरा क्लेश जो है वो है राग। राग मतलब अटैचमेंट। शब्द ने सब कुछ कह दिया, अटैचमेंट। हम इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ इतना जुड़ गए हैं, इतना अटैच्ड है। जितना ज्यादा अटैचमेंट है उतना बड़ा प्रॉब्लम है।
मटेरियल वर्ल्ड डजंट रिमेन द सेम फ्रेंड्स। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये दुनिया बहुत मटेरियलिस्टिक है और ये ऐसी की ऐसी नहीं रहने वाली है। समझिए इस बात को। इट्स नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम ऑल ऑफ द टाइम्स। एक बेटा जो जीवन भर मम्मी 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 करता है, बड़ा होके गर्लफ्रेंड के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे माँ जो थी वो बेटे से इतना अटैच थी कि वो दुखी हो जाती है। एक आदमी जो है वो अपने बिजनेस के साथ इतना अटैच्ड है, जब वो रिटायर होता है या उसका बिजनेस किसी वजह से बंद हो जाता है, वहां पे वो दुखी हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक गरीब औरत और उसके बेटे की कहानी सुनाना चाहूंगी। एक औरत और उसका बेटा दोनों बहुत गरीब थे, उनके पास खाने के लिए भी कोई भी चीज नहीं थी। दोनों के पास कोई भी सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि बहुत काम की तलाश किया, ये किया वो किया, लेकिन उनको फिर भी नहीं मिल पा रहा है। एक दिन बेटा कहीं से थोड़े से गाजर लेके आता है। माँ खुश है, दोनों मिलके गाजर खा लेते हैं। उसके बाद दूसरे दिन वो गाजर के साथ साथ कुछ फल भी लेके आता है। माँ ने अभी तक उसको पूछा नहीं बेटा कहाँ से लाए, क्या किया, क्यों, एनीथिंग शी डजंट आस्क। दोनों मिलके खा लेते हैं। धीरे धीरे बेटा खाने के साथ और भी बहुत सारी चीज वस्तुएं लेके आने लगा। और एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि वो चोरी कर रहा था। तब बेटे ने बोला कि मुझे मेरी माँ से मिलना है, और वो माँ से मिलके उसको सिर्फ एक ही प्रश्न करता है कि माँ, जब मैं पहले दिन वो गाजर लेके आया तब तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा कि बेटा तुम कहाँ से लेके आए? अगर तुमने उस पहले दिन ही मुझे पूछ लिया होता और मुझे समझाया होता कि बेटा चोरी अच्छी बात नहीं है, तो आज मैं जहां पे हूं इस परिस्थिति में नहीं रहता। तो दोस्तों कोई भी अभी तक जो था वो क्या था, वो बेटा जो भी चीज लेके आता था उसके साथ माँ बहुत ज्यादा अटैच हो गई, जिसकी वजह से वो अपने बेटे को अच्छा शिक्षण देना भूल गई। तो अटैचमेंट आपको मटेरियलिस्टिक थिंग्स से नहीं रखना है, ये बहुत ही जरूरी है। एक आदमी जो है उसका एक बेटा जन्म लेता है और उसे लगता है कि मुझे बेटे की परवरिश के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो काम के लिए दूसरे शहर जाता है। वहां पे वो बहुत धन कमाता है। धन कमाते कमाते 15 साल बीत जाते हैं। 15 साल के बाद उसे लगता है कि अब मुझे मेरे बेटे को मिलना है। वो बेटे को तार भेजता है कि मैं तुझे मिलने के लिए आ रहा हूँ, और वो निकल पड़ता है। रास्ते में एक होटल में वो रुकता है रात बिताने के लिए। वो रात को सो जाता है तो बाजू के कमरे से किसी के बहुत खांसने की, वॉमिटिंग की ऐसी सब आवाज आ रही है, जिसे जिसे सुन के वो आदमी की नींद बिगड़ जाती है। उसे गुस्सा आता है और वो होटल के मैनेजर को बुलाता है और उससे कहता है कि मैनेजर साहब, ये बाजू के कमरे में कोई है, बहुत खांस रहा है, बहुत ही यकी यकी साउंड्स आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, मैं अपने बेटे को मिलने के लिए जाने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हो, और ये पूरा मेरा जो खुशी का ये जो बाजू से आवाज आ रही है उसकी वजह से मेरी खुशी सारी मरी जा रही है। आप एक काम कीजिए, वो जो भी है उसको निकाल दीजिए वहां से। उसके रूम का भी पैसा मैं आपको दे दूंगा, बस आप उसको निकाल दीजिए। तो मैनेजर ने यही किया, जो बाजू के रूम में जो था उसको बाहर निकाल दिया। और सुबह फिर वो आदमी चेकआउट करता है। उस टाइम पे मैनेजर से पूछता है कि बाजू के रूम में जो था उसका क्या हुआ। तो मैनेजर उसको बताता है कि वो बाजू के रूम वाला जो लड़का था वो बहुत बीमार था और उसको हमने बाहर निकाल दिया, रास्ते में ठंडी बहुत थी जिसमें वो सिकुड़ के मर गया। फिर उसकी डिटेल्स पूछता है तो पता चलता है कि वो लड़के का नाम जो था वो आदमी के बेटे का नाम ही था। बाकी की डिटेल्स चेक करते हैं तो उसी गांव से आया है, और आदमी को थोड़ा सा शौक लगता है। फिर वो और ज्यादा चेक करता है
और उसे पता चलता है कि वो उसी का बेटा था जिसको उसने बाहर फिकवा दिया। जैसे ही उसको पता चला कि हाय ये तो मेरा ही बेटा मर गया है, वो जोर जोर से रोने लगा, कल्पांत करने लगा। जब तक वो किसी और का बेटा था तब तक हम खुश थे, जब वो अपना बेटा हुआ तब हम दुखी है। अटैचमेंट, राग जो है वही आपको दुखी कर रहा है। अगर ये अपने बेटे के साथ हमारा इतना अटैचमेंट नहीं होता तो हम सुखी होते हैं, है कि नहीं? सुखी होने के लिए हमारे पास जो ये अटैचमेंट है वही बहुत बहुत हमें दुखी कर देता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। एक आदमी जो होता है उसका एक बहुत ही सुंदर कुटिया होती है, वेरी मार्वलस लग्जरियस कॉटेज ही है। और ये जो कुटिया उसकी होती है उसे खरीदने के लिए उसको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, लेकिन वो अपने इस बंगले से, अपनी कुटिया से इतना जुड़ा हुआ है कि वो मना करता है कि मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। और एक दिन ऐसा होता है कि वहां पे आग लग जाती है। उसका पूरा सपना, उसका पूरी जिंदगी, सब कुछ जो है वो सारा जो है वो जल के खाक हो जाता है वहां पे। तो बहुत दुखी है वो आदमी, पूरा अपने लाइफ टाइम उसका ड्रीम सब कुछ जलते हुए देख रहा है। वहीं पे उसका एक बेटा आता है और उसे कहते हैं कि पापा फिक्र मत करो, मैं आपको बताना नहीं चाहता था, आपसे छुपते छुपाते मुझे पता है कि आपको ये जो कॉटेज है इसको बेचना नहीं था, फिर भी मुझे कल रात को ही बहुत अच्छा ऑफर आया और मैंने डील फाइनल कर दिया और ये कॉटेज हमने बेच दिया है, तो आप दुखी मत हो, इसे जल जाने दो। जैसे ही पता चला कि कॉटेज मेरा नहीं रहा, सब खुश है, सब खुश हो गए। वो आदमी जिसको अभी तक बहुत दुख हो रहा था, मेरा कॉटेज जल रहा है, मेरा कॉटेज जल रहा था, कल्पांत कर रहा था, वो अभी खुश हो गया। ठीक है ना, अभी तो किसी और का है। वहीं पे दूसरा बेटा आता है और कहता है पापा डील तो हमने कल फाइनल कर दिया था पर पैसे लेने अभी बाकी है। वहां पे वापस सब कल्पांत करने लगे, हाय राम, लुट गए, बर्बाद हो गए। कल्पांत चालू ही है। वहां पे तीसरा बेटा आता है और खबर देता है, फिक्र मत करो पापा, जो आदमी ने डील फाइनल किया था वो अपने शब्दों का पक्का है, वो अपने दिल से मुकरेगा नहीं, भले ये जल के खाक हो गया है, वो अपने दिल पे ही अड़ा रहेगा। और वहां पे लोग वापस खुश हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इट इज, जब तक वो चीज आपकी है तब तक, सही में इट साउंड्स टू बी फनी ओवर हियर, लेकिन बहुत गहरा मतलब है दोस्तों इसमें। आप समझिए, जब तक वो आपकी है, आपको दुख हो रहा है, जब किसी और की हो गई तब आपको दुख नहीं हो रहा है। तो अगर आप हर एक चीज को दूसरों की ही समझ लो तो आपको कभी दुख ही नहीं होगा। सोचिए, क्योंकि आपने सोचा कि ये चीज आपकी है तब आपको जाके दुख हो रहा है ना। ये कॉटेज जो है वो मेरा है तो मुझे दुख हो रहा है। पर अगर मैंने कभी उसके साथ प्यार ही नहीं किया, इफ देयर इज नो अटैचमेंट, राग ही नहीं है, तो फिर मुझे दुख नहीं होगा, मुझे कोई भी दुख नहीं होगा। तो दैट इज द मॉरल ऑफ आवर स्टोरी ओवर हियर। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो मैं उनको हेलो कहना चाहती हूँ। और यस, अरविंद भाई, योग मेक्स बेटर लाइफ। प्रिया जी, बहुत बहुत सही, आपने सही में मेरा साथ दिया है, थैंक यू वेरी मच, एक्सेप्टिंग द रियलिटी। एंड राजश्री जी यहाँ पे,
Yes, Rajni ma'am, thank you very much for joining over here and listening to our stories and the five क्लेशास के बारे में आपको जो मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शंश्री जी, आप भी बहुत ही थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी एंड पटेल आरिफ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि अभी हमारे और दो क्लेश बाकी है, तो उनके बारे में भी हम जरूर से जानेंगे। और ये दो क्लेश में जो है कौन से आते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या के बारे में हमने जाना, अस्मिता ईगो के बारे में हमने जाना, राग इज अटैचमेंट, और द्वेष, द्वेष तो सबको पता है, सबका फेवरेट है, सबको पता है कि नहीं करना चाहिए लेकिन सब करते हैं। नफरत, हेट्रेड, सब करते हैं। लेकिन योग क्या कहता है दोस्तों? वी डू नॉट हैव एनी राइट, हमें हक ही नहीं है कि हम किसी को नफरत करें। किसी को भी नफरत करने का आपको अधिकार ही नहीं है। We have no right to hate anyone. A snake is born as a snake. A scorpio is born as a scorpio. A lizard is born as a lizard. आप उसको उसके होने के लिए ही आप उसका नफरत करते हैं। हाई छिपकली से तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत नफरत होती है, उसे देख के ही बहुत खराब वाली फीलिंग आती है। नहीं, योग कहता है कि आपको ये अधिकार ही नहीं है कि आपको खराब वाली फीलिंग आए, क्योंकि कुदरत ने उसको जैसा बनाया है वो वैसा ही है। इट इज द वे इट इज। कुछ लोग अच्छा दिखते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं दिखते हैं, अंदर से कुछ लोग अच्छे हैं, नहीं है। जो जैसा है वैसा, आप उससे नफरत नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाना चाहूंगी। दो सहेलियां बहुत सालों के बाद मिलती है। एक सहेली जो है वो फूल बेचती है और एक सहेली जो है वो मच्छी बेचती है, फिश। दोनों रात को बात करते करते जो मच्छी बेचती है उसके यहां ही रात को सो जाते हैं। अभी मच्छी बेचने वाली का घर है, पूरा अंदर पूरा मच्छी मच्छी की स्मेल आ रही है, तो जो फ्लावर बेचने वाली होती है वो उसको नींद नहीं आती है, हाय कितनी बास आ रही है। तो वो क्या करती है, बहुत क्लेवर होती है, स्मार्ट। उसके पास उसके कुछ फूल बाकी होते हैं तो वो फूल लाती है, सूंघती है और सो जाती है। जैसे ही वो फूल अपने पास लाती है, बाजू में जो मच्छी वाली सो रही होती है उसको फूल की स्मेल आती है और वो उठ जाती है। हाय, ये फ्लावर की स्मेल से मुझे बहुत एलर्जी है, ये क्या बेकार सी चीज यहाँ पे लेके आ गई। वो ये सोच ही रही है और वो भी बहुत क्लेवर होती है। वो दो मच्छी लेके आती है, अपने पास रखती है, सूंघती है और वो भी बिंदास सो जाती है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? किससे नफरत करनी चाहिए, फूल वाली से या मच्छी वाली से? किसी से नहीं। दोनों अपनी जगह पे सही है। फूल वाली को फूल पसंद है, मच्छी वाली को मच्छी पसंद है। आपको कौन सा पसंद है? जो भी पसंद है। लेकिन दूसरा गलत है, ये सोचना ही गलत है। जैसे मैंने पहले ही कहा, योग सेज दैट यू डू नॉट हैव द राइट टू हेट एनीवन। वो कौन सी सिचुएशन में कैसे यहां तक पहुंचा ये हम नहीं जानते हैं। एक बार एक आदमी होता है, वो चल के जा रहा है, रास्ते पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, ये सब है, वहां पे उसका पैर जो है वो गिर जाता है इनटू अ शिट। पैर गंदा हो गया है, वहां पे वो गाली गुरज करने लगता है, हाय शिट, तुम इधर क्या कर रहे थे, तुम्हें कुछ पता नहीं है। वो शिट के ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकालता है। तो यहाँ पे जो शिट है, इट स्टार्ट्स टॉकिंग टू द मैन। कहानी है, कुछ भी हो सकता है। तो द शिट स्टार्ट्स टॉकिंग टू द मैन एंड टेल्स द मैन, आदमी से वो कहता है कि आज तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो, मुझे गाली गलौज कर रहे हो, मुझे गला बुरा कह रहे हो, लेकिन कल मैं भी बहुत सुंदर सा टेस्टी यमी केक था, लेकिन तुम्हारे जैसे ही किसी इंसान के पेट से गुजर के मैं निकला हूं,
तब मेरी ये हालत हुई है। तो अब तुम ही बताओ, गंदा कौन है, मैं या तुम? दोस्तों, बात वही होती है, हम किसी भी चीज का जो है वो एनालिसिस करने बैठ जाते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, किस सिचुएशन से उसने उसे गुजरना पड़ा है। वी डोंट नो एनीथिंग। हम जो देखते हैं उसी को सही मान लेते हैं, अविद्या होती है ये हमारा। यू हैव टू गो अ लेवल बियॉन्ड दैट। आपके लेवल पे आप देखोगे तो आपको ये सब कुछ ऐसे ही दिखेगा, लेकिन आपको एक लेवल ऊपर जाना है। अगर कोई आपके साथ रूडली बिहेव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूड पर्सन है। हो सकता है वो बहुत अच्छा पेरेंट हो, बहुत अच्छा फादर हो सकता है वो बहुत अच्छा वर्कर हो, वी डोंट नो। तो आपको कोई भी हक नहीं है कि आप उससे नफरत करो। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रह के बाहर निकला था, और बाहर निकलते ही उसने क्या कहा? आई फॉरगिव दोस पीपल, आई फॉरगिव दोस पीपल जिनकी वजह से मैं 27 साल जेल में रह के आया, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन द जेल ऑफ हेट्रेडनेस। मैं नफरत की जेल में अपनी बाकी की जीवन को नहीं बिताना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू पास द रेस्ट ऑफ माय लाइफ इन द जेल ऑफ हेट्रेडनेस। तभी जाके वो अपनी बाकी के जीवन को अच्छी तरह से खुशी से बिता सके, नहीं तो अभी तक वो उसी नफरत में झूलते रहते हैं, और कभी भी जो जेल में से बाहर निकले हैं फिर भी वो जेल में ही रहते, माइंड के जेल में, नफरत के जेल में। So do not identify any situation, anything as to hate anyone or anything. चाहे कुछ भी हो, yoga does not give you the right to hate anyone under any situation. बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि जब आप किसी से नफरत करते हैं तो क्या होता है, वो सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है दोस्तों, बिगड़ता है आपका। आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आपका अंदर जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से आपकी एंजाइटी बिगड़ती है। बहुत ही थैंक यू वेरी मच नवीन झा जी, बहुत सही बात है यहाँ पे कि आपको अगर स्वस्थ रहना है तो हेट जैसा कोई भी चीज आपको आपके दिमाग में लाना ही नहीं है। आप चीजों को एनालाइज करना छोड़ दीजिए। एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, accept the things as they are, accept the animals as they are. और हमारा जो लास्ट क्लेश है वो है अभिनिवेश। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशाः। Thank you very much Suvarna ji. I hope everyone over here is enjoying this session, and this is the last and the most important of the klesha. Abhinivesh, fear. Fear of destruction, fear of loss, fear of change. We don't want things to change. हमें चेंजेस अच्छे नहीं लगते हैं। हम हमारे कंफर्ट जोन में इतना अच्छे से सेटल हो गए हैं कि कोई भी चेंज आता है उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कोई भी चेंज आता है या चेंज आएगा, ये डर भी हमारे मन में हमें जीवन जीने नहीं देता है। हम चीजों को पकड़ के रखना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजों पे हम अपसेट हो जाते हैं। चेंज ऑफ बॉडी, हमारे शरीर में जब चेंजेस आते हैं तो हमारे मन में फियर ऑफ डेथ आता है। शरीर को छोड़ के सबको जाना है, लेकिन हमारे मन में उसका भी डर आ ही जाता है। हमें अनहेल्दी होने का हमें डर आता है। किसी जगह में आपको जाना है, नई जगह है, तो नई जगह में हम कैसे सेटल होंगे? नेबरहुड चेंज होने का हमें डर है। फियर, फियर, फियर जो है वो हमें जीने नहीं देता है। ऑल दिस इज द इफेक्ट ऑफ द डिफेक्ट ऑफ आवर माइंड। क्लेश की वजह से ये सब कुछ होता है। कौन सा क्लेश? अभिनिवेश। जब एक बच्चा छोटा होता है ना,
उसको सारी चीजें बदलती हुई चाहिए, उसे जल्दी जल्दी बड़ा होना है। वो हर रोज दिखता है कि वो कितना बड़ा हुआ है, बड़ा होने के बाद ये चीज हमें नहीं चाहिए। सत्य है, जीवन का सत्य। एक बच्चा जो होता है उसको नई नई जगह जाना है, घर बदलना है, उसको बहुत सारी चीजें, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, अभी सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है, अभी थर्ड स्टैंडर्ड में जाना है, बच्चा है। भावना जी, आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, नो इश्यूज, आप वापस से ये वीडियो हमारा इसी पे है, देख सकते हैं। डोंट वरी, यू विल नॉट मिस एनी ऑफ द टॉपिक्स। सो वी आर ऑन द फिफ्थ क्लेशा, अभिनिवेश मीन्स फियर, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिस्ट्रक्शन, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ चेंज। बच्चा जो है वो खुश है क्योंकि उसको बदलाव का डर नहीं है। जहां पे डर आ गया वहां पे बच्चा बच्चा नहीं रहता है, वो बड़ों की तरह सोचना चालू करता है और उसका जो बचपना है चला गया है और डर उसके मन में जगह कर लेता है। डर जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। और यहाँ पे मैं है ना, ओल्ड एज की एक डेफिनेशन जो हमारे गुरुजी कहा करते थे, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। व्हेन वुड यू से दैट यू हैव ग्रोन ओल्ड? आप बुढ़े हो गए हैं, वो आप कब कहेंगे? व्हेन यू स्टॉप एडजस्टिंग, आप जो बाहरी दुनिया है उसके साथ, आप जो चेंजिंग एनवायरमेंट है उसके साथ जब आप एडजस्ट होना बंद हो जाते हैं, तब आप बुढ़े हो गए हैं। जब आप अपने पास्ट को हमेशा याद करते रहेंगे और प्रेजेंट में जीना छोड़ दोगे, तब आप बुढ़े हो चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन यू से दैट आई नो एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग न्यू, जब आप सीखना छोड़ देते हैं, दैट इज द मोमेंट व्हेन यू हैव ग्रोन ओल्ड। आप बुढ़े हो चुके हैं, आप बेकार हो चुके हैं। जब आपके सीखने की इच्छा जो है वो मर जाती है, आपको जब लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, वहां पे आप बुढ़े हो चुके हैं। और बुढ़ा इंसान मर जाएगा। तो बहुत ही जरूरी यहाँ पे जो मैसेज है अभिनिवेश का, कि फियर छोड़ना है आपको। ये सारे जो विचार है, ऑल दिस टेंडेंसीज आर रॉन्ग, एंड योगा हेल्प्स अस to remove all these wrong tendencies, bring positive thoughts, bring faith. faith बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुप्रीम पावर में एक विश्वास अगर आपको है, then no one in the world can give you the fear. अगर आपका विश्वास स्ट्रांग है, आपका फेथ स्ट्रांग है, तो आपका फियर नहीं रहेगा। जो भी आप कर्म करते हैं, अगर आपके कर्म जो है वो सही है, तो आपको किसी भी चीज से डरने की क्या जरूरत है। कर्मा की थियोरी हमेशा याद रखिएगा। प्रोबेबली वी विल ऑल्सो टेक द कर्मा थियोरी इन वन ऑफ द सेशंस, लेकिन आज के लिए इतना ही आप याद रखिए कि जो भी आपने किया है वो आपका कर्म ही आपको वापस मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पे बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला यहाँ पे थियोरी है, जिसको हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है दोस्तों। कर्म की जो थियोरी है, आपको डरने की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? जहां पे आपने कुछ गलत किया है। अगर हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम क्यों डरे? Christ said that. Christ said that as you sow, so shall you reap. Yoga says, be aware of every action. Yoga also says the same thing. Be aware of all your actions. One wrong action leads to another wrong action. एक गलत काम दूसरे गलत काम की ओर आपको लेके जाएगा, और ये गलत का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। इसलिए आप जो भी कार्य करें उसमें फुल अवेयरनेस रखिए, और गलत कार्य हो सके उतना नहीं करेंगे, जिससे हमारा जो पांचवा क्लेश है उससे आप बच पाएंगे। हमें किसी से डरने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डर हमारा जीवन से निकल जाएगा। ये सारे 5 क्लेश जो है दोस्तों, अगर आप इस पे काम करोगे तो आपको कोई भी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगा।
आप सुखी हो पाओगे। ये 5 क्लेश जो है उस पे आप वर्क कीजिए, उसको कम करने की कोशिश कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है वो मैं समझती हूँ कि पहला हमारा अविद्या है। अविद्या ही ऐसा क्लेश है जो हमें बाकी के क्लेशों को भी समझने से रोकता है। तो अगर आपको पता है कि आपके कौन से क्लेश पे आपको वर्क करना है, तो आपके पास विद्या है, आपके पास इग्नोरेंस नहीं है। तो पहला जो आपका है क्लेश अविद्या पे अगर आपने वर्क किया तो बाकी का सारा आप अच्छे से वर्क कर पाओगे। अगर आप अपने सारे जो क्लेश है उस पे वर्क करोगे, देन यू विल बी बिहेविंग इन अ प्रॉपर मैनर। हर एक इंसान जो है हमारे अंदर एनिमल जो है वो रहा हुआ है। बायोलॉजिकली वी आर एनिमल्स। जब एक कुत्ता भौंकता है तो सामने वाला कुत्ता उसको देख के भौंकता है। द सेकंड डॉग बार्क्स फॉर नो रीजन। वैसा ही है हमारा भी। एक आदमी गुस्से से बात करता है, सामने वाला भी गुस्से से बात करेगा। लेकिन योगी जो होता है उसके पास एक चॉइस होती है। उसने अपने क्लेश पे विजयी हासिल किया है। सामने वाला गुस्से से बात कर रहा है, योगी को गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला जो गुस्सा कर रहा है उसका कोई वजह रहेगी, मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो दोस्तों यही है कि ह्यूमन हैज अ चॉइस, और आपके पास ये सोचने की जो कैपेबिलिटी है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अपने 5 क्लेशों पे काम करेंगे तो खुश होंगे। और हम फिर से मिलेंगे योगा के ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। probably next Sunday we'll also get together with a new yogic topic। और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस है और जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आई होप एवरीवन इज एबल टू हियर मी प्रॉपरली। यस ऑल, थोड़ा सा थंब बम दिखा दिया कीजिए। आई एम जस्ट चेकिंग द मैसेजेस, कहीं पे कुछ है तो आई कैन गिव द रिप्लाई, और कुछ है बाकी। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसमें से आपने क्या सीखा, और इसमें से आप अपने जीवन में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, ये चीज मेरे साथ आप जरूर से शेयर कीजिएगा। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि इसको सिर्फ थियरी नहीं रखते हुए थोड़ा थोड़ा अपने अंदर चेंजेस लाने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि योग जो है वो तभी आपको हेल्प करेगा जब आप ये सारे चेंजेस अपने अंदर लाएंगे। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब आप डेली नियम से आसन फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बाकी के जो सारी थियरी है ना उसको अप्लाई करना ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। और यही चीज महर्षि पतंजलि ने कही है। हम आसन करते हैं फिजिकली फिट होने के लिए, लेकिन वो आपको मेंटली भी फिट करता है। इसलिए हमेशा कहती हूँ योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एंड लेट्स ऑल रिमेंबर के हमारे अंदर पॉजिटिविटी हमेशा रहनी चाहिए, फेथ हमेशा रहना चाहिए, डर के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशाः, इनको हम निकालने की पूर्ण तरह से कोशिश करेंगे। So thank you friends for joining with me, and I will wait for your messages. If you have any questions, do feel free to message me. Thank you, and see you on next Sunday in one more yogic talk with a new topic. Thank you very much शिल्पा भाटिया जी, सुवर्णा जोशी, उर्मिला जी, यहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, सभी को थैंक्स अ लॉट। बाय बाय, हैव अ ग्रेट इवनिंग।